नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम विवाक नारी में। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे यंग एंटरप्रेन्योर खुशी पंजवानी से। खुशी सिर्फ 23 साल की हैं। इन्होंने 23 साल की उम्र में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। साथ ही ये ट्रेडिंग भी करती हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं। खुशी के बारे में और ज़्यादा बातें करेंगे। सीधा आपकी मुलाकात कराती हूँ खुशी से। खुशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। खुशी, 23 साल की उम्र में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में थोड़ा बताएं। थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। और अगर मैं अपने रिकॉर्ड्स की बात करूँ तो पहली चीज़, मैं कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ एक की नोट पब्लिक स्पीकर भी हूँ, जिसमें मैंने टेडेक्स स्पीकिंग भी की है एंड बहुत बड़े कॉलेजेस में लाइक आईआईटी बॉम्बे, बिट्स पिलानी, हैदराबाद कैंपस, आईआईटी बीएचयू, ऐसे सारे कॉलेजेस में मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि आई हैव गिवन हाईएस्ट नंबर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग वेबिनार्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लॉकडाउन, इंक्लूडिंग ऑल द टॉप बी स्कूल्स ऑफ इंडिया। खुशी, आपने बात की 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने की, तो ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको किस क्षेत्र में मिला है और किस लिए मिला है, इसके बारे में ज़रा बताएंगे। पहली चीज़ तो ऑफ कोर्स मेरे काम के क्षेत्र में मिला है, जो कि है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग इज़ आल्सो वन ऑफ माय फोर्टे, जिसमें मैं बहुत अच्छा भी एक्सेल कर रही हूँ। दूसरा मुझे मिला है थोड़ा सा सोशल सर्विस के लिए, बिकॉज जब मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया था उससे पहले मैं सोशल सर्विस भी करती थी, जैसे कि एनिमल्स को फीड करना। हमारा एक एनजीओ भी है विच इज़ सीक्रेटिव, मैं उसके बारे में ज़्यादा वो नहीं करती, बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि जितना आप मतलब अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं या फिर आप कोई सोशल सर्विस कर रहे हो तो उसका ज़्यादा दिखावा नहीं होना चाहिए। तो एक चीज़ उसके लिए भी है। बात करते हैं फाइनेंस एक्सपर्ट की। लड़की होकर फाइनेंस एक्सपर्ट बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 23 साल की उम्र में फाइनेंस एक्सपर्ट, साथ में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। बात करते हैं आपके फाइनेंस एक्सपर्ट की जर्नी की, तो आपकी इस करियर की शुरुआत कैसे हुई? ओके, सो अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो मैं बिल्कुल भी फाइनेंस से रिलेटेड नहीं थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा साइंस से रिलेटेड और बहुत ज़्यादा मेडिकल से रिलेटेड है। तो फाइनेंस तो मेरे दिमाग में दूर दूर तक के नहीं था कि मुझे कभी फाइनेंस एक्सपर्ट के नाम से बुलाया जाएगा या फिर मुझे इतनी अच्छी नॉलेज हो जाएगी या मुझे ज़ील होगी कि नहीं मुझे फाइनेंस में आगे करना है। बट लॉकडाउन में ही व्हेन आई यूज टू रीड अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स, और लॉकडाउन में जब आप देखें तो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा गिर चुका था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बिजनेसेस बंद हो गए थे। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा करते हैं, रिसर्च करते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बिकॉज विदाउट बिजनेस, फाइनेंस या इकोनॉमिक्स आप नहीं चल सकते एक देश में। तो फिर मैं उसके बारे में धीरे धीरे बढ़ते गई कि कंपनीज कैसे वर्क करती है, कैसे पब्लिक जाती है, कैसे कॉर्पोरेट से वो पब्लिक जाती है, कैसे इन्वेस्टमेंट्स उठाती है एंड कैसे इन्वेस्टर्स ऑनबोर्ड करती है। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा एंड आई पर्सनली स्टार्टेड दिस थिंग। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लगा तो मैंने कंपनी बना दी, तो दैट डजंट मेक सेंस। तो मैं उसके बारे में पढ़ी, खुद रिसर्च किया, आई अप्लाइड सम थिंग्स टू माई सेल्फ। उसके बाद आई थॉट देयर इज अ गैप, उसको हम ब्रिज करते हैं, विच इज़ कि हमें अच्छा सा फाइनेंशियल नॉलेज नहीं मिल रहा है, या अगर मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन है या बहुत ज़्यादा वहाँ पे कियोटिक है। सो आई थॉट कि लेट्स मेक अ सिस्टमैटिक थिंग, देखते हैं जो होगा जैसा होगा, बट विद गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। फाइनेंस की और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात कर लेते हैं आपकी बुक की। आपने एक बुक भी लिखी है और वो भी बेस्ट सेलर भी है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ओके, सो मैंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड गोल्डन रूल ऑफ फाइनेंस, एंड वो ग्लोबली बेस्ट सेलर चल रही है अभी। एंड वो बुक बहुत बड़े बड़े लाइक जर्मनी, फिलीपींस, यहाँ के बुक स्टोर्स में या फिर वहाँ के जो बुक एग्जीबिशन है वहाँ पे फीचर हो चुकी है। एंड ये बुक नोशन प्रेस की तरफ से, उस बुक में मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बेसिक्स ऑफ फाइनेंस के बारे में बताया कि इफ़ यू वांट टू गेट इनटू फाइनेंस विदाउट हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज, तो आपके पास एक रिसोर्स है कि आप वो 200 पन्ने की बुक पढ़ लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चल जाएंगी कि कैसे होती है, क्या होती है। बिकॉज मैंने कहीं ना कहीं बुक पढ़ के स्टार्ट किया, तो आई थॉट कि अगर मैं कर सकती हूँ तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो वाई नॉट गिव देम अ मीडियम कि आपको बेसिक्स तो पता चल जाएंगे, एडवांस के लिए आपके पास और भी तरीके हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं ट्रेडिंग की। खुशी, आप एक ट्रेडर भी हैं, साथ में ट्रेडिंग भी करती हैं, इसको लेकर थोड़ी सी जानकारी हमको दीजिए। ट्रेडिंग बहुत ही आई वुड से एक अलग टर्म है, और लोगों ने बना के अलग टर्म रखा है कि ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है। रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ बिजनेस। मैं बोलती हूँ ट्रेडिंग आपके माइंडसेट में है, इट्स अ विजुअल आर्ट। अगर आप उसको एज अ बिजनेस की तरह लेंगे तो आपको रिटर्न्स भी बिजनेस की तरह लेगा। कुछ बोलते हैं कि स्कैम है, ठीक है, आपका माइंडसेट अगर ट्रेडिंग करते समय या कोई भी काम करते समय यही चल रहा है कि ये एक चीज स्कैम है, तो आपको वो स्कैम की तरह रिटर्न देगा। और अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं मेरा जॉब है, मेरे को हर महीने थोड़ा सा पैसा चाहिए, तो आप वैसे ही करेंगे। बट ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस कि आप एक महीना कमाएं पर इतना कमाएं कि आपके 6 महीने की इनकम एक साथ आ जाए। सो इट इज लाइक दैट। सो कोई भी काम करे, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे कोई भी हो, आपको आपका माइंडसेट सही रखना पड़ेगा। एंड ट्रेडिंग इज 80% माइंडसेट, 10% टेक्निकल्स एंड 10% फाइनेंशियल्स। और बात करते हैं बिगनर्स की, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनको लेकर खुशी आपकी क्या राय है? आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी?
अगर आप ट्रेडिंग में एज अ बिगनर जा रहे हैं तो पहली चीज़ ये है कि आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई रैंडम किसी ने बोल दिया कि अरे भाई इस शेयर पे लगा दे, ये अच्छा फ्यूचर्स होने वाला है या फिर इसमें अच्छा जाने वाला है, उनकी बात मत सुनिए। ठीक है, हो सकता है वो उनका सिस्टम है, उनके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। आप एक बिगनर है, आपका माइंडसेट, आपका कैपिटल और मेन इंपॉर्टेंट कि आपका जो सिस्टम है कि आप कब एंटर करेंगे एंड कब एग्जिट करेंगे, वो बहुत अलग है। तो ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि यू हैव टू बी योर ओन सिस्टम मेकिंग, लाइक सिस्टम इज द किंग। और किसी के कहने पे मत आइए कि इसने ऐसा किया तो इसके साथ ऐसा हो गया तो मैं भी वैसा करूंगा। इट्स लाइक सबके क्वेश्चन पेपर्स अलग है, यू हैव टू आंसर योर ओन क्वेश्चन पेपर। जो बिगनर्स है उसकी हम बात कर रहे थे, तो एक ट्रेडर की डेली रूटीन क्या होनी चाहिए खुशी? फर्स्ट थिंग इज कि अगर आप एज अ ट्रेडर हैं तो आपको काम रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपको क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि अभी मेरे को बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन तो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपना माइंड काम रखना है तो यू हैव टू डू मेडिटेशन। मैं तो बोलूँगी सुबह उठ के, मेरी एक बहुत गंदी आदत थी, मैं सुबह उठ के पहले ना डायरेक्टली पोर्टफोलियो चेक करती थी एंड वो पूरा दिन मैं अग्रेसिव रहती थी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, बिकॉज ऑफकोर्स आप जैसा सुबह उठ के अपने माइंड में फीड करेंगे वही होगा। नाउ आई हैव स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन। मैं थोड़ा सा काम रहती हूँ, आई एम लाइक वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। वो सारी चीज़ें ना मुझे काम रख रही है। तो फाइंड योर वे कि आपको चीज़ें काम किस चीज़ में रखती है। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ तो ये। और दूसरा, रेगुलरली ट्रेड मत कीजिए, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। मतलब आपने चार्ट खोला, आपने मार्केट देखा, एनालाइज किया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट ऑन दैट पर्टिकुलर डे। जरूरी नहीं है कि आपको हर दिन करना है, इट्स नॉट योर जॉब कि आपको हर दिन मैनेजर को रिपोर्ट पहुंचानी है। इट्स लाइक कि ठीक है आज मेरा नहीं बना तो मैं कल बना लूंगा, परसों, हफ्ते में एक बार या फिर महीने में 4 ट्रेड से भी मेरा हो जाएगा। सो दिस आर लाइक बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ऐसा लगता है कि ये तो बहुत छोटी है, सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, बट यही सारी चीज़ें मैटर करती है। एंड वीकेंड्स पे आप बैक टेस्टिंग कीजिए। और दूसरी चीज़ ये कि आप अपने जर्नलिंग कीजिए कि आपने कहाँ मिस्टेक की, आपके कौन से ट्रेड सही गए और कौन से ट्रेड्स रॉन्ग गए। वो आपको एक कॉन्फिडेंट और एक परफेक्ट ट्रेडर बनाने में हेल्प करेगा। ट्रेडिंग की हम बात करें, अब बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी की जो एडवर्टीजमेंट्स होती है उसमें हमने सुना है कि ट्रेडिंग आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मतलब उसमें रिस्क बहुत है, आप अपने हिसाब से काम कीजिए। क्या एसआईपी में रिस्क है? अगर है तो वो क्या रिस्क है? अगर हम एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? पहली चीज तो ट्रेडिंग और एसआईपी दोनों अलग अलग चीज है। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, मतलब उसके नाम में है कि आप सिस्टमैटिक तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर रहे हैं, फर्स्ट। एंड सेकंड थिंग इज ट्रेडिंग इज लाइक वेरी क्विक मनी, आपको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एसआईपी इज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग एंड इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज इन अ लॉन्ग रन, चाहे आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करें या अपने पैसे किसी इक्विटी में या किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें। जब भी आप इन्वेस्टमेंट अगर आप टर्म ले रहे हैं तो उसको टाइम दीजिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स टाइम। अब बात करते हैं थोड़ी टेक्निकल्स की कि आप एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए कि आपका कितना मंथली बजट है। मतलब एसआईपी में होता क्या है कि हर महीने आपके थोड़े थोड़े पैसे कट जाते हैं और वो एक म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में ही इन्वेस्ट हो जाते हैं। आपको नहीं पता है मार्केट के बारे में, आपको नहीं पता कि वो कैसे ऊपर चढ़ता है, कैसे नीचे आता है, या बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती है जिसमें आपके पास ना टाइम है ना परफेक्ट नॉलेज है। देन एसआईपीज कैन डू बेटर फॉर यू एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग। तो आप एसआईपी लीजिए, कोई भी एक मतलब अच्छे म्यूचुअल फंड की एसआईपी लीजिए, और हर महीने जितना आपका बजट है, लाइक 1000, 1500, 2000, 3000, 10,000, 50,000, जितना भी आप कर सकते हैं, हर महीने आप उसको रेगुलेट कीजिए अपनी एसआईपी को, तो आपको वो रेगुलरली चलते जाएगी। अब कैसे देखें, देर आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अब आप अपने एज ग्रुप के हिसाब से देख लीजिए। अगर आपका एज ग्रुप मिड 30s है या मिड 40s है, 50s है, देन लार्ज कैप कैन बी बेटर फॉर यू, क्योंकि लार्ज कैप में रिस्क और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट हो जाता है। उसमें रिस्क बहुत कम होता है एंड रिवॉर्ड भी ओकेश रहता है। अगर आप थोड़े से यंग है, लेट 20s में, देन मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैन डू बेस्ट फॉर यू। अगर आपको और ज़्यादा नॉलेज लेनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं कि हम किस में जाएं। आई वुड सजेस्ट कि जो पुरानी ब्लू चिप कंपनीज है उनकी एसआईपीज बहुत बेस्ट होती हैं। फिर से हम अपने टॉपिक पर वापस आना है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो कि खुशी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे लगातार बातचीत करें। खुशी, आपके हिसाब से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये है कि आपके पास इतने फाइनेंसेस हो कि कल को आपको कोई भी नीड हो, यू डोंट हैव टू आस्क फ्रॉम एनीवन। इसका ये मतलब नहीं कि आप मतलब आपके खुद के पैसे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके खुद के पैसे तो आपको ढंग से मैनेज करना आना चाहिए। एंड यू कोई किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे you should be able to do things. This is known as financial independent, या this is known as financial freedom. So the goal is not money, the goal is freedom. और वो चीज़ फाइनेंस से ही आएगी।
खुशी, आज की डेट में फ़ाइनेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक इंसान को फ़ाइनेंस आना चाहिए, भले पूरा नहीं ना सही, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या ये नॉलेज स्कूल या कॉलेज लेवल में सिखाई जा सकती है? अगर हाँ, तो उसको किस तरीके से हम यूँ कहें कि सिलेबस में ऐड कर सकते हैं या फिर उसकी अलग से क्लासेस दे सकते हैं बच्चों को? सो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने बहुत अच्छी बात की कि हमको एटलीस्ट फ्रॉम द 9th क्लास या ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास से हर एक बच्चे को पढ़ाना चाहिए। अब जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री ले लीजिए, 9th-10th में कंपलसरी होता है स्टूडेंट्स के लिए, नो मैटर आप आगे चल के कॉमर्स ले रहे, साइंस ले रहे, आर्ट्स ले रहे। तो ऐसे ही फाइनेंशियल या तो आप 8th, 9th, 10th में रेगुलेट कीजिए, 11th, 12th में रेगुलेट कीजिए, बट आपको थोड़ा सा पर्सनल फाइनेंस करना ही पड़ेगा, बिकॉज हमारे सामने चीज़ें हैं। लॉकडाउन मेड अस रियलाइज व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पैसिव मनी। एक्टिव मनी के तो सारे सोर्सेज बंद हो चुके थे। सो कहीं ना कहीं वो आपको अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही सिखाना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कुछ घरों में माएँ बोलती है कि मैं तुम्हें 10 रुपए दे रही हूँ, तुम चॉकलेट ले आओ, और जितना ज़्यादा सेव करोगे उतनी ज़्यादा तुम चॉकलेट्स ले पाओगे। सो वाई कांट स्कूल एंड कॉलेजेस कैन डू दिस द सेम थिंग। कॉलेजेस में बहुत सारे होते हैं, कोर्सेज होते हैं, तो आई वुड नॉट से कि कॉलेजेस को रेगुलेट करना चाहिए, बिकॉज दैट्स योर इंडिपेंडेंट चॉइस कि आपको फाइनेंस की तरफ जाना है कि नहीं। बट स्कूल में यू डोंट हैव चॉइस, तो आपको थोड़ा बहुत तो फाइनेंस आना चाहिए। And apart from school and colleges, if you want to learn, then there are a lot of academies, lot of mentorship companies या a lot of training companies जहाँ से आप ले सकते हैं। बट हर एक इंसान को अपने पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने तो आने चाहिए कि अगर मैं साल का 10 लाख भी कमा रही हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन से एसेट क्लास में मुझे डालना है और किस एसेट क्लास में मुझे बचना है, और कहाँ से मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ, बिकॉज मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुशी, हम चाहेंगे, आपने जो बात कही कि अपने पर्सनल फाइनेंस को लोकेट करना आना चाहिए लोगों को, क्या आप उसका एक एग्जाम्पल दे सकती हैं? पर्सनल फाइनेंस को लोकेट करना यही है कि आप एक अपना हिसाब रखिए कि मेरे, अगर मान लो आपका नेटफ्लिक्स का 200 रुपये का सब्सक्रिप्शन भी जा रहा है, तो उसका भी यू हैव टू कीप द ट्रैक कि मेरे 200 रुपये कहाँ जा रहे हैं। तभी जाके आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे कि मुझे क्या चीज़ एक्चुअल में चाहिए, क्या चीज़ एक पीयर प्रेशर है, और क्या चीज़ मुझे अगर नहीं भी मिलेगी तो चल जाएगी। ये जब आपका क्लियर हो जाएगा, आपके गोल्स क्लियर हो जाएंगे, तब आपके जो फाइनेंसेस है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक SIP कर रही हूँ कि मुझे आने वाले कुछ 4-1 साल में अपना खुद का घर खरीदना है, सो आई एम वेरी क्लियर विथ माई गोल, तो मैं उस हिसाब से कर रही हूँ। सो फर्स्ट यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको क्या करना है और आपकी कितनी ज़रूरतें हैं और कितनी मतलब मिसलेनियस खर्चे हैं। तो उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएंगी। बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो खुशी, एक ट्रेडर के लिए रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो होता है वो क्या होना चाहिए? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूँ तो 1:5 है। मतलब जो ट्रेडर्स देख रहे हैं या जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स देख रहे हैं वो समझ जाएंगे 1:3 एंड 1:5 आर द आइडियल हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मानते हैं। कि आप अपना रिस्क थोड़ा सा हाई अगर भी रख रहे हैं तो आपका रिवॉर्ड भी उतना ही हाई होना चाहिए। बट अगर आप एज अ बिगनर जाते हैं या फिर आपको ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं समझ में आती, तो अपना रिस्क कम रखिए, रिवॉर्ड भी हल्का सा कम ही आएगा, बट इट्स लाइक कि आपके पैसे जाएंगे तो नहीं। क्योंकि एक माइंडसेट हर एक ट्रेडर का होता है, पैसे आ नहीं रहे वो अलग सीन है, अगर जाते तो उससे और ज़्यादा दुख होता है। ट्रेडिंग को लेकर बहुत सारे मिथ्स भी हैं खुशी, तो ऐसी कौन से मिथ्स हैं जो फॉलो नहीं करने चाहिए लोगों को? कि अगर आपके पास बहुत मोटा और तगड़ा पैसा है तो ही आप बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि आप 2000 से भी स्टार्ट कर लोगे। यू हैव टू बी अ वेरी सफिशिएंट अमाउंट। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा क्विक मनी है, ओवरनाइट आप पैसे बना सकते हो ओवरनाइट पैसे, मैंने बहुत लोगों को देखा है बनाते हुए। बट वो ओवरनाइट पैसे बनाने के लिए यू हैव टू गिव योर ऑल द स्लीपलेस नाइट, कि आपको 3-4 साल कंटिन्यू रातों में मेहनत करनी पड़ेगी ओवरनाइट पैसे बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में कुछ चमत्कार हो जाएगा, वो चमत्कार तो भगवान भी आपके लिए नहीं कर सकते अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो। और दूसरी चीज़ ये कि ये बहुत बड़ा गेमलिंग है या समथिंग। अगेन जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की, आपका माइंडसेट जिस चीज़ को लेके जो है, आपको रिजल्ट्स और जो उसका रेसिप्रोकेट है वो उसी बेसिस पे मिलेगा। सो गेमलिंग नहीं है, इट्स प्योर बिजनेस। आपकी जो कंपनीज है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, टाटा हो गई या फिर आपके जियो हो गया, अडानी की कंपनीज हो गई, उसी में ही आप ट्रेड करते, सीकिंग द नॉलेज कि कौन सा राइट पाथ है। बात करेंगे क्रेडिट स्कोर की, तो क्रेडिट स्कोर होता क्या है और इसको आप इम्प्रूव कैसे करती हैं? देखिए, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, जब आप लोन लेते हैं कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो कितना अच्छा है, कि आपने टाइम पे रीपे किया कि नहीं। आपने लोन लिया, ठीक है, और आपके कमिटमेंट के हिसाब से आपने अपना जो लोन अमाउंट है या फिर आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको आपने टाइम पे रीपे किया कि नहीं, तो दैट इज वो आपका सारा जो होता है वो सिबिल बना के आपका क्रेडिट स्कोर बनता है। एंड क्रेडिट स्कोर को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो बेस्ट ये है कि आप लोन्स अवॉइड कीजिए, और अगर आप लोन्स ले भी रहे हैं तो उसको टाइम पे रीपे कीजिए। देयर आर अ लॉट ऑफ क्रेडिट कार्ड जो कि आपको टाइम देती है, उस टाइम लिमिट में आप रीपे करिए, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन।
बात करते हैं एंटरप्रेन्योर, जैसे कि खुशी एंटरप्रेन्योर भी है, तो अब थोड़ी सी बात बिजनेस की कर लेते हैं। खुशी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है? लोन्स हैं या फिर इन्वेस्टमेंट जो फंडिंग बाहर से मिलती है? इट्स अप टू यू। मैं एक बात बोलूंगी, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप दो अलग अलग चीज़ें। बिजनेस इज लाइक आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है कि आपने एक प्रॉब्लम पकड़ी, उसको आप सॉल्व करने में लग गए। सो अगर आप बाहर से इन्वेस्टमेंट उठाते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विटी एंड इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, तो वो मेरे हिसाब से तो बेस्ट है, बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम नॉट इन अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो मेरे लिए वही अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे को साथ के साथ सामने वाले का मेंटोरशिप भी मिल रहा है। जो इन्वेस्टर आएंगे, ही कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ वैल्यूज टू द टेबल। तो हम दोनों के माइंडसेट मिलकर एक बहुत अच्छा बिजनेस और एक बहुत अच्छा आइडिया बन सकता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट कि आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, इफ यू आर एन इंडस्ट्रियलिस्ट, तो फिर आप लोन्स की तरफ जा सकते हैं। बट अगेन, इफ यू कुड अफोर्ड द लोन, तभी आप लोन की तरफ जाइए, बिकॉज कभी कभी लोन्स कैन बी नाइटमेयर। मतलब सबको पता है कि जब आप टाइम पे रीपे नहीं कर पाते एंड बिजनेस बहुत अनसर्टन चीज़ें हैं, ऊपर नीचे होती रहती है, तो आप फिर कैसे करेंगे? तो इट्स अ थिंग कि आप अपना बिजनेस देखिए और अपनी कैपेबिलिटी देखिए। इफ़ योर बिजनेस इज केपेबल इनफ टू गिव यू रिटर्न्स, तो फिर आप लोन की तरफ जाइए। इफ़ यू वांट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम एंड यू वांट कि मेरे साथ कोई काम करे, देन फंडिंग। एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात कर रहे हैं, हम आपको बता दें कि खुशी एक एंटरप्रेन्योर तो है और उनका फिनो सर्विस करके एक ऐप भी है। खुशी, हम चाहेंगे आप उसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं। सो फिनोसर्व इज़ लाइक वन ऑफ माई ड्रीम्स, एंड मैं जब उसको अपने सामने देखती हूँ ग्रो करते हुए, आई फील सो मेस्मराइजिंग, आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दैट। सो अब बात करते हैं कि फिनोसर्व एग्जैक्टली करता क्या है। फिनोसर्व आपको वन ऑन वन फाइनेंशियल मेंटोरशिप देता है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लाइक आपको किसी भी टाइप की फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो आपको वो फिनोसर्व प्रोवाइड करता है इन अ वन ऑन वन फॉर्मेट, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से कि हम क्लाइंट की नीड समझते हैं कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, एंड हाउ डू यू प्रोसीड अहेड विद इट। आपका मेन कैपिटल कितना है? अब बैंक्स में जाइए, मुझे म्यूचुअल फंड चाहिए, वो 4 आपको स्कीम और चिपकाएंगे। वी डोंट डू दैट। कि आपको जो चाहिए आपके पर्सनलाइज्ड, लाइक आपके मार्क्स से लेके हर एक चीज़ पर्सनलाइज्ड है, तो वाई नॉट फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यही चीज़ जब हम शार्क टैंक में गए थे, तो वहाँ के जितने शार्क्स थे, वही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की थी कि फाइनेंशियल सर्विसेज आप कैसे पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज कर सकते हैं। सो दिस इज द थिंग। एंड हम वन ऑन वन मेंटोरशिप भी देते हैं। वी हैव अ डिफरेंट सेगमेंट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, जिसमें हमने IIT बॉम्बे के साथ भी कोलैब किया है कि अगर आप एक स्टूडेंट है एंड इफ यू वांट टू लर्न योर फाइनेंसेस फ्रॉम वेरी अर्ली एज, देन वी आर हियर टू हेल्प यू। खुशी, आपका ये ऐप जो आपने बात की, आपने बताया कि आप शार्क टैंक में भी गई थी, तो शार्क टैंक का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इट वाज लाइक अ वेरी सरियल एक्सपीरियंस, जो हम टीवी में देखते हैं, जब आप वो अपनी आंखों के सामने रियलिटी में, लाइक बिहाइंड द सीन्स जब आप उसे एक्सपीरियंस करते, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। शार्क्स को मेरा पिच काफ़ी पसंद आया था, वर क्वाइट इम्प्रेसिव, लाइक जिस एज में मैंने किया, एंड वी हैड अ वेरी गुड टाइम। बट जो इन्वेस्टमेंट मिली नहीं मिली, यू हैव टू वेट फॉर द एपिसोड। खुशी, मैं आपसे जानना चाहूँगी ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो एंटरप्रेन्योर्स फाइनेंस के टाइम पे करते हैं और उनको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए? फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको अपना मालिक भी खुद ही बनना पड़ेगा, नौकर भी खुद ही बनना पड़ेगा, पियून भी खुद ही, लाइक सब चीज़ खुद ही बननी पड़ेगी। यू कांट जस्ट एक्सपेक्ट कि आज मैं सेठ हूँ तो मेरे सामने 4 लोग काम करें। उसके लिए यू हैव टू वर्क हार्ड, फिर 4 क्या 40 लोग भी काम करेंगे। तो बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स यही गलती कर रहे हैं कि वी आर तो CEO, फाउंडर, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट जो भी है, हमारे साथ हमारी टीम काम करे। सेकेंड थिंग इज़ कि आपको एक टीम हायर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि जितना एफिशिएंट और जितनी प्रोडक्टिविटी आप एक टीम के साथ दिखा पाएंगे, उतनी आप अलोन नहीं कर पाएंगे। आप हर एक चीज़ आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अकेले नहीं कर सकते। अकेले नहीं कर सकते एज इन कि आपको CEO अलग रखना पड़ेगा, CMO अलग रखना पड़ेगा, COO अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि सबकी एक्सपर्टीज अलग अलग आके मिलके ही एक आइडिया बनाती है। आप एक सिंगल इंसान कभी भी सारी एक्सपर्टीज एक साथ लेके नहीं चल सकते। खुशी, बात करेंगे फाइनेंस इंडस्ट्री की, तो इसमें मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि गलत जानकारियाँ बहुत सारी हैं, तो इनको डील करने के लिए आप कौन सी टिप लोगों को देना चाहेंगी? बहुत सारी ऐसी र्यूमर्स या बहुत सारे ऐसे मिस इंटरप्रिटेशंस है कि मैं कभी कभी खुद सुन के लगता है, अरे क्या क्या चल रहा है मार्केट में, तो एक ट्रेंड बना दिए। सो एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द ट्रेंड नाउ डेज। नो मैटर आप जेनजी हो, मिलेनियल्स हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, अगर ट्रेंड में है कोई चीज़ तो एवरी जनरेशन विल फॉलो इट। स्टॉक मार्केट 5 साल पहले ट्रेंड में था, सब स्टॉक मार्केट के पीछे चले गए। मतलब देर आर ऑलमोस्ट, जब लॉकडाउन की बात, देर आर ऑलमोस्ट 4 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन विद इन अ वीक। ट्रेंड में थी चीज़ें। तो जो ट्रेंड में होता है ना, तो लोग उसको ही पकड़। अगर 4 लोग अच्छी बातें करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, सब अच्छी बातें करेंगे। 4 लोग गलत बात करेंगे तो सब बोलेंगे, अरे सब तो ऐसे ही है भैया, हम तो अपना खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। सो इट्स नॉट लाइक कि कोई भी चीज़ सही या गलत होती है। एवरी कॉइन हैज 2 फेसेस, बट यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस फेस की तरह जाना है। लाइक अगर भी आपका प्रोफेशन है,
नेवर से रॉन्ग अबाउट समथिंग और समवन जहाँ से आपको पैसे आ रहे हैं या जहाँ से आपका ब्रेड एंड बटर चल रहा है, कहीं ना कहीं आपकी पैसिव इनकम बन रही है, सो यू मतलब दैट्स नॉट लायबल। ठीक है, यहाँ पे ज्ञान नहीं दे सकते हम और कुछ तो कर नहीं सकते। लोग बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, बट अगेन फिर नेक्स्ट डे जाके ट्रेडिंग करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे वहाँ से वो चीज़ें मिले। सो टेक्निकली चीज़ें वो सही नहीं है। और मिसकॉन्सेप्शन ये है कि आपको बड़ा पैसा चाहिए, गेमलिंग है, फ्रॉड है, चीज़ें मतलब किसी किसी का लक होता है। आई डोंट बिलीव इन लक, आई ओनली बिलीव इन गॉड एंड हार्ड वर्क। अगर आप अच्छे मतलब आपकी अगर इंटेंशंस प्योर है देन गॉड इज ऑल्सो विथ यू। तो आप खुद को हार्डवर्क करना पड़ेगा, खुद को सीखना पड़ेगा, खुद की स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, देन गो टू द ट्रेडिंग एंड तब बोले कि मेरा लक नहीं था आज। अगर आपकी सारी स्ट्रैटेजी सही है, आपका सब कुछ फंडा क्लियर है, तो लक का कोई मतलब नहीं है। लक के ऊपर वही डिपेंड करते हैं जिनको हार्डवर्क करना नहीं आता। खुशी बात मार्केट की करते हैं जहाँ पर रोज़ नए फ्लक्चुएशंस हमको देखने को मिलते हैं, इनको डील करने की क्या टिप आप देना चाहेंगी? काम रहिए। ठीक है, एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, फॉर एग्जांपल आपने टाटा कैपिटल में या फिर आपने टाटा मोटर्स में 10 लाख रुपए लगा दिए, आपने कुछ सोच समझ के लगाए होंगे कि मेरे को आज से 10 साल बाद या 6 साल बाद उससे बहुत बड़ा पैसा निकलेगा। तो 6 साल बाद देखिए ना, 6 दिन बाद क्या चीज़ें चल रही है मार्केट में, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। लाइक इफ योर जर्नी इज फ्रॉम रायपुर टू XYZ प्लेस, बीच में कितने भी स्टॉपेज आ जाए, आप हर एक स्टॉपेज में तो नहीं उतरेंगे ना, एक आध स्टॉपेज में उतरेंगे जब आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। मतलब हर एक स्टॉपेज में उतरना भी है, देखना भी है, एंड देन क्रिब अबाउट द थिंग्स कि यार अभी तक के मेरा डेस्टिनेशन नहीं आया। यू हैव टू बी काम एंड यू हैव टू सिट बैक एंड रिलैक्स कि मेरा डेस्टिनेशन जब आएगा तब मुझे जाना है। तो ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा कॉमन है कि किसी ने बोल दिया कि नहीं भाई अभी इसमें से पैसे निकाल ले। क्यों निकाल ले? आपने थोरो रिसर्च की होगी ना उसमें लगाने से पहले, ऐसे ही तो आपने नहीं लगाया। सो बिलीव इन योरसेल्फ, अपने सिस्टम पे बिलीव करो और अपने स्ट्रैटेजीज पे बिलीव करो कि मैंने कुछ सोच समझ के ही पैसे लगाए हैं, अब दुनिया कोई कुछ भी बोले। मार्केट की ही बात कर रहे हैं हम, और अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट या फिर एसआईपी की। खुशी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिक्स डिपॉजिट या फिर एसआईपी, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन लोगों को चुनना चाहिए, या फिर यूँ कहें कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट होता है? मैं तो बोलूँगी हर एक एज वाले को SIP करनी चाहिए, चाहे वो 20s हो, 30s हो, 40s हो, 50s हो, 60s हो। एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर समथिंग विच आर नॉट फॉर द पीपल हु हैव आई वुड से 20% ऑफ द नॉलेज ऑफ द मार्केट। अगर आपको 20% भी नॉलेज है ना मार्केट की, तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स आपके लिए नहीं है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स में क्या है कि आपने अपने पैसे कहीं पे छोड़ दिए लगा के, एज एन नॉट लगा के, आपने उसको एक डब्बे में स्टोर कर दिया। जब आप बहुत सालों बाद, जब भी आपकी FD मैच्योर होगी या जो भी होगा, उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 7% इंटरेस्ट इज नथिंग इफ यू आर गोइंग विद अ लमसम अमाउंट। मैं बोलूँगी अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, SIP में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 18 to 20% रिटर्न्स तो वहाँ से आ जाते हैं। SIPs में कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं FDs बेस्ट है, SIPs अच्छी नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक अच्छा सा कोई भी म्यूचुअल फंड लीजिए, मतलब आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं, खुद रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपके रिलेटिव्स कुछ हैं, कोई एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड लीजिए और उसमें हर महीने थोड़े थोड़े करके पैसे डालते रहिए। SIPs कैन डू वंडर्स फॉर यू। यू डोंट हैव टू लुक फॉर FDs या जो भी। खुशी, बात करेंगे आपकी ऑथर की जर्नी की। तो बुक लिखने का आइडिया आपको कैसे मिला, और इस दौरान आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए? लिखने का जो आइडिया था या लिखने का जो शौक है वो मेरे को बहुत स्टार्टिंग में था। मतलब मैंने स्कूल्स में बहुत सारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स, राइटिंग कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड लॉन्ग आंसर्स मेरी मम्मी मेरे को बैठ के पढ़ाती थी कि पढ़ ले पढ़ ले। आई वुड नेवर मग अप द थिंग्स कि मैं ऐसा पढ़ लेती हूँ और जाके एज इट इज लिखे। मैं लिख के आती थी अच्छे, और कहानियां बना बना के लिख के आती थी। तो मतलब लिखने, दिस इज लाइक समथिंग जो आपको इंस्टिंक्ट होता है। मतलब या तो अगर आप राइटिंग कर रहे हो या फिर अगर आप सिंगिंग में और डांसिंग में, तो एवरीवन कैन नॉट बी सिंगर, डांसर और राइटर। आर्टिस्ट जो है वो अलग होता है। सो आई थॉट कि मैंने जब बुक पढ़ के इतना आगे तक के मुझे समझ में आए, तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। सो आई थॉट कि आपको बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से ना चीज़ों को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स मैंने पढ़ी वहाँ पे इतने हैवी वर्ड्स थे कि आपको नहीं समझ में आते। सो इट्स लाइक कि मैंने सोचा कि एक बार सिंप्लीफाई तरीके से लिख के देखते, व्हाट इफ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 किताबें बिकेगी, 5वीं नहीं बिकेगी, समझ में तो आ जाएगा। बट थैंक गॉड कि वो चीज़ें चली, एंड दैट वाज द ओनली फीडबैक विच वी गॉट कि बहुत ईजी तरीके से लिखा गया कि हमें सब समझ में आ गया। सो इफ अ 10-year-old किड इज रीडिंग दैट बुक, तो उसे भी समझ में आ जाएगा कि ओके मार्केट्स ये होते हैं एंड चीज़ें ऐसी चलती हैं। एक आखिरी सवाल खुशी मेरा आपसे, कि आने वाले 5 सालों में आप इकोनॉमी को कहाँ देखती हैं? आने वाले अगर मैं 5 सालों में बात करूँ, इंडिया इज गोना बी टॉप, लाइक द टॉप इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन द टर्म्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। क्योंकि अभी जैसे हम एक्सेल कर रहे हैं, आगे आने वाले 5 सालों में हम और एक्सेल करेंगे। AI का ज़माना है, पावर हाउस है, हमारे पास ग्रीन एनर्जीज है। तो ये सारे जो सेक्टर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमी में। अगर मैं आगे आने वाले 5 साल के बजट का भी एक प्रोजेक्शन लूँ,
तो बहुत अच्छा होने वाला है एआई में, टेक्नोलॉजीज में, आईटीज में, ग्रीन इंडस्ट्रीज में एंड कंस्ट्रक्शंस में। सो इफ यू आर समवन जिसको स्टार्ट करना है कुछ बिजनेस एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ नीश, देन दीज आर द नीश फॉर यू। आप बजट उठा के देखिए, क्योंकि जो बजट होगा वहीं पे फोकस जाएगा। सो 5 साल के बाद तो इंडिया टॉप करने वाला इकोनॉमी में, एंड अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना जानते हैं, देन यू कैन बी इन अ गुड हैंड्स। तो विवाक नारी में आज हमने आपकी मुलाकात करवाई खुशी पंजवानी से, जो कि ना सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर हैं, साथ ही ऑथर हैं और साथ ही ट्रेडिंग भी करती हैं। हाल ही में वो शार्क टैंक भी पहुंची हुई थी। तो आज हमने उनसे बहुत सारी बातें की, ट्रेडिंग को लेकर हमने बातें की, फाइनेंस को लेकर हमने बहुत सारी चर्चाएं की। विवाक नारी के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।